इंडिया के दिल में जहां पहाड़ आसमान से मिलते थे, वहां नीमवन नाम का एक जंगल था। यह कोई नॉर्मल टीक और साल का जंगल नहीं था। ये एक गहरी मिस्ट्री वाली जगह थी, एक फैला हुआ पुराना जंगल जहां सूरज की रोशनी पत्तों की मोटी कैनोपी को चीरकर मुश्किल से अंदर आ पाती थी। यहाँ की हवा न मिट्टी, जंगली चमेली और सदियों के सीक्रेट्स से भरी थी। बरगद के ऊंचे पेड़ों की डालियों से बंदर चहकते थे, उनकी आवाजें शांत गलियारों में गूंजती थीं। एक जेंटल स्ट्रीम जिसका पानी शीशे जैसा साफ था, अंडरग्रोथ से होकर बहती थी। उसकी आवाहट एक कांस्टेंट सूदिंग सॉन्ग थी। नीमवन अपने आप में एक दुनिया थी, जिंदगी से भरी एक सैंक्चुअरी, फिर भी अपने कोर में एक गहरा और अकेला सन्नाटा था। इस पवित्र जगह का गार्डियन वृक्षदेव था, एक पुराना ट्री बीन, बहुत उम्र और विजडम वाला एक एंट। उसकी छाल सबसे पुराने पहाड़ों जितनी गांठदार और सख्त थी, काई और फर्न से ढकी हुई थी, जो अनगिनत मॉनसून की कहानियां बताती थीं। उसकी डालियां टकटवर बाहों की तरह आसमान की ओर बढ़ी हुई थीं, जो पक्षियों और गिलहारियों को शेल्टर देती थी। वृक्षदेव सिर्फ एक पेड़ नहीं था, वह नियमवन की लिविंग स्पिरिट था। उसकी जड़ें जंगल के हर इंच में फैली हुई थी। उसने एम्पायर को बनते और बिगड़ते देखा था, सीजन को आते और जाते देखा था, और टाइम की धीमी अनस्टॉपेबल मार्च को देखा था। वह इस फुसफुसाते जंगल का प्रोटेक्टर, हिस्टोरियन और सोल था। फिर भी वृक्षदेव के लकड़ी के दिल में एक गहरा और टिकाऊ दुख बस गया था। कई सालों से उसने इंसानों की लापरवाही देखी थी। उसने उन्हें अपनी तेज कुल्हाड़ियों और अपनी डहारती आग के साथ आते देखा था। जितना उन्हें चाहिए था उससे ज्यादा लेते थे और पीछे ऐसे निशान छोड़ जाते थे जिन्हें भरने में दशकों लगते थे। वे जंगल को एक लिविंग, ब्रीडिंग एंटिटी के रूप में नहीं, बल्कि एक्सप्लॉइट करने वाले रिसोर्सेज के कलेक्शन के रूप में देखते थे। नेचर के डेलिकेट बैलेंस के लिए उनकी डिसरिगार्ड ने वृक्षदेव को कठोर कर दिया था। उसकी कभी खुली स्पिरिट को शक और नाराजगी में बदल दिया था। उसने खुद को बंद कर लिया था, एक सोलिटरी फिगर बन गया था, एक अकेला राजा एक ऐसे किंगडम में जिसे उसे डर था कि वह धीरे धीरे मर रहा है। तो वह खड़ा था, एक साइलेंट सेंटिनल। उसकी पत्तियां शाम की हवा में दुख भरी आह के साथ सरसराहट कर रही थी। उसे एक समय याद था जब जंगल और इंसान हार्मनी में रहते थे, आपसी रिस्पेक्ट का समय था। लेकिन वे दिन एक दूर के सपने जैसे लगते थे, एक भूली हुई उम्र से एक धुंधली याद। अब वह अपने डोमेन को एक भयंकर और प्रोटेक्टिव जेलसी के साथ गार्ड करता था, किसी भी घुसपैठिए से सावधान रहता था जो उसके प्यारे घर को और नुकसान पहुंचा सकता था। उसकी एग्जिस्टेंस से खुशी निकल गई थी। उसकी जगह एक कांस्टेंट विजिल और आइसोलेशन की गहरी भावना ने ले ली थी। नीमवन उसका चार्ज था और वह किसी को, खासकर किसी इंसान को, इसे फिर से धमकी नहीं देने देगा। एक धूप वाली सुबह नीमवन की जानी पहचानी शांति को एक नई आवाज ने डिस्टर्ब किया। यह भारी कदमों की जेंटल रिदमिक चाल और कभी कभी टहनी के टूटने की आवाज थी। एक छोटा हाथी जिसका नाम गज्जू था, जंगल में भटक गया था। वह नुकसान पहुंचाने के लिए वहां नहीं था। उसका दिल एक आशा भरी खोज से भरा था। उसने अपनी दादी से नीमवन में गहराई में छिपे एक जादुई झरने की कहानियां सुनी थी। एक ऐसा झरना जिसका पानी किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता था। उसकी अपनी मां बीमार थी और गज्जू, युवा दृढ़ संकल्प से भरा हुआ, उसके लिए पौराणिक इलाज खोजने के लिए इस यात्रा पर निकला था। उसने अपनी बड़ी जिज्ञासु आंखों से चारों ओर देखा, पेड़ों के विशाल आकार और फूलों के कामकीले रंगों को देखकर हैरान था। वृक्षदेव ने अपनी जगह से तुरंत घुसपैठ को महसूस किया। उसकी डालियां अकड़ गईं और उसके तने से एक धीमी आवाज गूंजी। उसने छोटे हाथी को देखा जो उसके जंगल का प्राणी नहीं था, और उसकी पुरानी कड़वाहट बढ़ गई। उसके लिए कोई भी बाहरी व्यक्ति एक संभावित खतरा था, उस विनाश का एक अग्रदूत जिसे उसने पहले देखा। उसने गज्जू की आंखों में आशा या उसके मिशन की पवित्रता नहीं देखी। उसने केवल एक घुसपैठिए को देखा, कोई और प्राणी जो उसके कीमती घर से कुछ लेने आया था। उसने फैसला किया कि इस घुसपैठिए को कोई नुकसान पहुंचाने से पहले ही भगा देना चाहिए, ताकि वह नाजुक इकोसिस्टम को नुकसान न पहुंचा सके। 1000 पत्तों की सरसराहट के साथ, जो एक गुस्से भरी फुसफुसाहट जैसी लग रही थी, वृक्षदेव ने अपनी उपस्थिति का एहसास कराया। उसने जंगल के फर्श पर उलझी हुई लताओं और क्रीपर्स को मरोड़ने और मोड़ने का आदेश दिया, जिससे गज्जू के रास्ते में एक घना बैरियर बन गया।
झाड़ियां उग उनके नुकीले बिंदु धूप में चमक रहे थे, एजे का रास्ता रोक रहे थे। एक हवा का झोंका एंड की इच्छा से बना पेड़ों से होकर गुजरा, अपने साथ एक चेतावनी भरी खुशबुसाहट लेकर। गज्जू रुक गई, हैरान और भीड़। उसे एक स्वागत योग्य जंगल की उम्मीद थी, न कि एक शत्रुता की उम्मीद। उसने नीचे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जंगल खुद ही उसके खिलाफ काम कर रहा था। उसका हर तत्व वृक्षदेव की आवाज के साथ उठ रहा था। गज्जू हालांकि युवा था, आसानी से प्रोत्साहित नहीं हुआ। उसने फिर भी बजाया, गुस्सा में बाकी लाइफ के लिए एक पहुंचना है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। उसने पुकारा, उसकी आवाज शांत करने वाली गूंज उठी। मैं तो केवल काम करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वृक्षदेव जिसका दिल पिछले दूतों से भरा हुआ था, मैं सुनने से इनकार कर दिया। उसने छोटे हाथी को झटकाने के लिए नहीं किया, और मैं एक संघर्ष तय कर रहा था। अकेला संरक्षक अपने घर को किसी भी कथित खतरे से बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित, अपने नेक खोज पर आशावादी युवा के सीधे विरोध में खड़ा था। नीमवन में हवा तनाव से घनी हो गई, प्राचीन पेड़ और छोटे हाथी के बीच इच्छाओं की एक मूक लड़ाई। दिन हफ्ते में बदल गए और गतिरोध जारी रहा। गज्जू एजे बढ़ने में असमर्थ जंगल से नहीं गया। इसके बजाय उसने वृक्षदेव के डोमेन के किनारे पर अपने लिए एक छोटा सा कैंप बना लिया। उसने अपना समय जंगल की लय को देखने में बिताया, कभी भी एक टहनी नहीं तोड़ी या पक्षियों के घोंसलों को डिस्टर्ब नहीं किया। उसने छोटे जीवों से बात की, अपने घर और अपनी बीमार मां की कहानियां साझा की। वह अक्सर जंगल से ही जोर से बात करता था, अपनी ईमानदारी के साथ अपना उद्देश्य समझाता था, जिसे नकली बनाना असंभव था। वृक्षदेव दूर से देखता रहा, उसकी पत्थरीली चुप्पी अटूट थी। फिर भी उसके प्राचीन मन में जिज्ञासा का एक छोटा सा बीज बोया गया था। उसने छोटे हाथी के कार्यों में कोमलता देखी। एक शाम नीमवन पर एक भयंकर तूफान आया। बिजली आसमान में कड़कने लगी और मूसलाधार बारिश ने जंगल के फर्श को एक कीचड़ भरी नदी में बदल दिया। एक बहुत पुराना आम का पेड़ वृक्षदेव के सबसे पुराने साथियों में से एक बिजली से टकरा गया। फल से लदी एक विशाल शाखा टूट गई और सीधे एक साफ जगह की ओर गिरने लगी, जहां हिरणों का एक परिवार शरण लिए हुए था। वृक्षदेव सीधे हस्तक्षेप करने के लिए बहुत दूर था। उसका अपना रूप जमीन से जुड़ा हुआ था। वह केवल असहाय निराशा में देख सकता था, क्योंकि त्रासदी होने वाली थी। उसके पहले से ही दर्द भरे दिल के लिए एक नया घाव। लेकिन जैसे ही शाखा गिरने वाली थी, गज्जू ने कार्रवाई की। अपने मजबूत कंधों के एक शक्तिशाली झटके और एक दृढ़ तुरही की आवाज के साथ वह एजे बढ़ा। उसने खुद को गिरती हुई शाखा के ठीक नीचे रखा, उसके विशाल वजन को अपनी पीठ पर पकड़ा। वह तनाव से कराह उठा, उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन वह दृढ़ रहा, जिससे डरे हुए हिरणों को सुरक्षित भागने के लिए पर्याप्त समय मिल गया। वृक्षदेव ने देखा, सन्नाटे में स्तब्ध। इस बाहरी व्यक्ति ने, इस प्राणी ने, जिसे उसने इतनी मुश्किल से भगाने की कोशिश की थी, अभी अभी जंगल के एक हिस्से को बचाने के लिए, बिना किसी हिचकिचाहट के उसके निवासियों की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। तूफान गुजरने के बाद और हिरण सुरक्षित थे। गज्जू चोटिल लेकिन दृढ़ उस जगह की ओर मुड़ा जहां उसे लगा कि महान उम्मीद देख रहा है। तुम देखो, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज भावनाओं से भरी थी। हम सब एक जैसे नहीं हैं। हम में से कुछ अभी भी जीवन की रक्षा में विश्वास करते हैं। उस एक निस्वार्थ कार्य में वृक्षदेव के दिल के चारों ओर की दीवारें ढहने लगी। उसने एक घुसपैठिए को नहीं, बल्कि एक समान आत्मा को देखा। वह अंततः गज्जू की खोज की पवित्रता को समझ गया। धीरे धीरे राजसी ढंग से उसने एक शाखा नीचे की, बाधा के रूप में नहीं, बल्कि शांति और कृतज्ञता के संकेत के रूप में छोटे हाथी के लिए रास्ता साफ करते हुए उनके बीच एक मूक समझ पास हुई, एक अप्रत्याशित दोस्ती का पहला नाजुक फूल। जैसे ही नीमवन पर शांति छाने लगी, एक नई और भयानक उपस्थिति सामने आई। ये मांस और रक्त का प्राणी नहीं था, बल्कि एक रेंगने वाला काला बल था, एक छाया जो रोशनी को निगलती हुई लगती थी। यह आपदा दूर की फैक्ट्री से मानव लालच और प्रदूषण से पैदा हुई, जंगल की मिट्टी में रिसने लगी। यह एक रेंगने वाले काले कीचड़ के रूप में प्रकट हुई, जो धाराओं को जहर देती थी, और एक दुर्गंध वाली धुंध जो हवा को घोंट देती थी।
जहां यह छाया गिरती थी, पेड़ों के कमकीले हरे पत्ते एक बीमार भूरे रंग में बदल जाते थे और खुद में सिकुड़ जाते थे। फूल अपनी डंठलों पर सूख जाते थे और एक अप्राकृतिक चुप्पी छा जाती थी, क्योंकि पक्षी और जानवर कमजोर हो जाते थे। यह काली शक्ति किसी भी कुल्हाड़ी या आग से कहीं अधिक बड़ा खतरा थी। यह एक कपटी जहर था जो नीमवन के जीवन को अंदर से ही नष्ट कर रहा था। वृक्षदेव ने अपनी जड़ों में इसके भ्रष्ट प्रभाव को महसूस किया, एक ठंडा सूखा देने वाला कमजोरी जिसे उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। जादुई झरना गज्जू की खोज का उद्देश्य अपनी चमक खोने लगा। उसका उपचार करने वाला पानी गंदा और बदबूदार हो गया। जंगल का दिल मर रहा था और उसके साथ वह आशा भी जो छोटे हाथी को यहाँ लाई थी। निराशा ठंडी और भारी प्राचीन संरक्षक को अभिभूत करने की धमकी दे रही थी, जो इस अमूर्त दुश्मन के खिलाफ शक्तिहीन महसूस कर रहा था। महान एंट को लड़खड़ाते देख गज्जू में साहस की एक लहर दौड़ गई। उसकी अपनी खोज अब पूरे जंगल के अस्तित्व से जुड़ी हुई थी। हम हार नहीं मान सकते, उसने तुरही बजाई। उसकी आवाज बढ़ती हुई उदासी में चुनौती का एक स्पष्ट आह्वान था। तुम्हारी बुद्धि और मेरी ताकत, साथ मिलकर हम इससे लड़ने में सक्षम होनी चाहिए। उसके अटूट आशावाद और बहादुरी ने वृक्षदेव के भीतर मुरझाती हुई भावना को फिर से जगा दिया। एंट को एहसास हुआ कि वह अपनी लड़ाई में अब अकेला नहीं था। उसके पास एक सहयोगी था, एक दोस्त जिसका साहस उसकी अपनी प्राचीन ताकत जितना विशाल था। वे जानते थे कि उन्हें मिलकर इस आपदा के स्रोत का सामना करना होगा। उनकी एकता जंगल का सबसे बड़ा हथियार बन गई। वृक्षदेव ने धरती से अपने गहरे संबंध का उपयोग करते हुए उन्हें भ्रष्टाचार के दिल की ओर निर्देशित किया। गज्जू ने अपनी कच्ची शक्ति के साथ मारती हुई अंडरग्रोथ के माध्यम से रास्ते साफ किए। वे स्रोत तक पहुंचे, जमीन में एक दरार जहां से काला कीचड़ रिस रहा था, झरने के स्रोत को जहर दे रहा था। एक जोरदार दहाड़ के साथ गज्जू ने जमीन पर मुहर लगाना शुरू कर दिया। उसके शक्तिशाली पैर जमीन को सिकोड़ रहे थे, जबकि वृक्षदेव ने अपनी सबसे मजबूत जड़ों को गहरा और मोटा बढ़ने का निर्देश दिया। दरार को अवरुद्ध करने के लिए एक प्राकृतिक मुहर बनी। उनका संयुक्त प्रयास, साहस और प्राचीन ज्ञान की एक सिम्फनी अपनी दुनिया को बचाने और उस आशा को बहाल करने के लिए एक अंतिम हताश प्रयास था, जिसने उन्हें एक साथ लाया था।